सुबह के 5 बजे थे। बनूसा औसारे पर समोवार जला रहा था। ओलेनिन घोड़े पर सवार होकर तेरेक में नहाने चला गया। इधर कुछ दिनों से उसने अपने लिए एक नया मनोविनोद सोच लिया था। अपने घोड़े को नदी में नहलाता था। मकान मालकिन अपनी कोठरी में थी, जिसके धुआरे से जलाई जा रही अंगीठी का घना काला धुआं उठ रहा था। लड़की छप्पर में भैंस को धो रही थी। अरे खड़ी हो जा मुई। वहां से उसका अधीर स्वर आया और फिर धोने की एक सार आवाज आने लगी। घर के पास की गली में से घोड़े की चुस्त टाप सुनाई दी और सुंदर सब्जे घोड़े की गीली चमकती नंगी पीठ पर सवार ओलेनिन फाटक के पास पहुंचा। छप्पर में से मरियंका का सुंदर सिर, जिस पर लाल रुमाल बंधा हुआ था, प्रकट हुआ और फिर से ओझल हो गया। ओलेनिन लाल रेशमी कमीज और सफेद चेरकेस कोट पहने था, जिस पर कटार के साथ कमरबंद बंधा हुआ था। उसके सिर पर ऊंची टोपी थी। हष्ट पुष्ट घोड़े की गीली पीठ पर वह जरा नजाकत से बैठा हुआ था। पीठ पीछे बंदूक को थामते हुए वह फाटक खोलने के लिए झुका। उसके बाल अभी गीले थे। चेहरे पर यौवन और स्वास्थ्य की दमक थी। वह सोच रहा था कि वह खूबसूरत और फुर्तीला है और जिगीर जैसा है, लेकिन यह उसका भ्रम था। किसी भी अनुभवी काकेशियाई वासी की नजरों में वह सिपाही ही था। लड़की का सिर निकला देखकर वह और भी अधिक चुस्ती से झुका। फाटक का ठट्टर खोलकर उसने लगाम खींची, कोड़ा फटकारा और अहाते में चला गया। बनूसा, चाय तैयार है? छप्पर की ओर न देखते हुए उसने विनोद में स्वर में आवाज लगाई। वह सहर्ष यह अनुभव कर रहा था कि किस तरह उसका सुंदर घोड़ा पिछले पुट्टे सिकोड़ता, लगाम खींचता और एक एक मांसपेशी फड़काता आहते की सूखी सख्त जमीन पर सुम पटक रहा है। किसी भी क्षण बाढ़ के पार छलांग लगाने को तैयार है। बनूसा ने जवाब दिया, सेप्रे। सेप्रे का मतलब यहाँ पर है प्यार है, बनूसा ने जवाब दिया। ओलेनिन को लग रहा था कि मरियंका का सुंदर सिर अभी भी छप्पर में से बाहर निकला हुआ है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। जब वह घोड़े से कूदा तो उसकी बंदूक औसारे में अटक गई और वह बेडब सा लड़खड़ाया। उसने सहम कर छप्पर की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। बस दूध दोहने की एक सार आवाज ही अंदर से आ रही थी। ओलेनिन घर के अंदर गया और थोड़ी देर में ही किताब और पाइप लिए बाहर आ गया। चाय का गिलास लेकर वह एक और बैठ गया, जहां अभी सूरज की तिरछी किरणें नहीं पड़ रही थीं। इस दिन दोपहर के खाने तक उसका कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं था। वह चिट्ठियां लिखना चाहता था, जो कि बहुत दिनों से टालता आया था, लेकिन जाने क्यों ओसारे से उठने को उसका मन नहीं हो रहा था। घर के अंदर जाना तो उसे जेल में जाने जैसा लग रहा था। मालकिन ने अंगीठी जला ली। लड़की गायों भैंसों को चरने के लिए बाहर छोड़ आई और लौटकर बाड़ की दीवार पर उपले लगाने लगी। ओलेनिन पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने खुली पड़ी किताब में क्या लिखा है, यह उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। बार बार वह किताब से नजरें हटाकर अपने सामने चलती फिरती हष्ट पुष्ट युवा स्त्री को देखने लगता था। यह स्त्री मकान से पड़ रही सुबह की नम छाया में आती या अहाते के बीच में फैले बाल रवि के हर्षोल्लास में प्रकाश में जाती, जहाँ चमकीले वस्त्रों में उसकी सारी सुगढ़ आकृति चमचमाती और उसकी काली परछाई पड़ती। उसे सदा यही डर रहता कि इस ललना की कोई भी गति उसकी नजरों से छूट न जाए। उसे यह देखकर खुशी होती कि
कैसे उसकी देह सहज लावण्य से झुकती है, उसके बक्ष और सुगड़ टांगों पर उसकी गुलाबी कमीज में कैसी चुन्नटें पड़ती हैं, कैसे उसकी कमर सीधी होती है और खुली कमीज तले उठती गिरती छाती की सुडौल रेखाएं उभर आती हैं, कैसे पुरानी लाल चप्पल पहने उसके पतले पांवों का तलवा अपनी आकृति बदले बिना जमीन पर पड़ता है, कैसे ऊपर उठी आस्तीनों में उसकी बाहें मांसपेशियां कसकर मानो गुस्से में फटफटा बेलचा चलाती हैं, और कैसे उसकी गहरी काली आंखें कभी कभार उसकी ओर उड़ जाती हैं। पतली भौहें भले ही सुकड़ी होती हैं, पर आंखों में सुख और अपने सौंदर्य की चेतना झलकाती हैं। क्यों ओलेनिन, बड़ी देर हो गई, क्या आपको उठे हुए? बेलेस्की की आवाज आई। वह काकेशियाई अफसरों का कोट पहने अहाते में चला आ रहा था। क्यों ओलेनिन, बड़ी देर हो गई, क्या आपको उठे हुए? बेलेस्की की आवाज आई। वह काकेशियाई अफसरों का कोट पहने अहाते में चला आ रहा था। ओ बेलेस्की, ओलेनिन ने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया। आज आप इतनी जल्दी कैसे? क्या करें, भगा दिया मुझे। मेरे यहाँ आज दावत है। मरियंका, तुम आओगी ना उस्तेनका के यहाँ? उसने लड़की से पूछा। क्या करें, भगा दिया मुझे। मेरे यहाँ आज दावत है। मरियंका, तुम आओगी ना उस्तेनका के यहाँ? उसने लड़की से पूछा। ओलेनिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेलेस्की इस स्त्री से इतनी आसानी से बात कर सकता है, लेकिन मरियंका ने जैसे कुछ सुना नहीं, अपना सिर झुकाया और बेलचा कंधे पर रखकर अपनी चुस्त मर्दानी चाल से कोठरी की ओर चल दी। शर्माती है सुंदरी, शर्माती है, बेलेस्की ने कहा। आपसे शर्माती है, और मुस्कुराते हुए उसारे पर चढ़ आया। कैसी दावत है? किसने निकाला है आपको? उस्तेनका के यहाँ, हमारी मकान मालकिन के यहाँ दावत है। आपका भी न्योता है। दावत का मतलब है कज्जाक समोसे बनेंगे और लड़कियां जमा होंगी। तो हम वहां क्या करेंगे? बेलेस्की के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। उसने आंख मारकर सिर से उस कोठरी की ओर इशारा किया जिसमें मरियंका गई थी। ओलेनिन ने कंधे भिचकाए, उसका मुंह लाल हो गया। सच, आप भी अजीब आदमी हैं, उसने कहा। अजी छोड़िए, बनिए मत। ओलेनिन की त्योरियों में बल पड़ गए। बेलेस्की ने यह देख लिया और वह चापलूसी के भाव से मुस्कुराया। कमाल है, यह कैसे हो सकता है? वह बोला। एक ही घर में रहते हैं, इतनी अच्छी, ऐसी लाजवाब लड़की है, गजब की खूबसूरत, आश्चर्यजनक है इसका सौंदर्य। ऐसी रूपवती मैंने कभी नहीं देखी, ओलेनिन ने कहा। तो फिर? बेलेस्की ने पूछा। उसकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था। यह विचित्र लग सकता है, ओलेनिन ने उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में जो बात है मैं वही क्यों ना कहूँ। जब से मैं यहाँ रहने लगा हूँ, मेरे लिए जैसे औरत का अस्तित्व भी नहीं रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, सच। और फिर हमें और इन औरतों को क्या चीज जोड़ सकती है? यूरिस्का की बात और है, उसका मेरा एक ही शौक है, शिकार। लो, कर लो बात। क्या चीज? मुझे और अमालिया इनानोव्ना को क्या चीज जोड़ती है? वही आप कहेंगे कि ये साफ सुथरी नहीं है, सो बात दूसरी है। आला ग्रुइकोमी एला ग्रुली, जैसा रंग वैसा ढंग। पर मैंने तो कभी उन अमालिया बाइयों को नहीं जाना, और ना कभी उनके साथ बर्ताव करना मुझे आया, ओलेनिन ने जवाब दिया। उनकी इज्जत नहीं की जा सकती, लेकिन इनके लिए तो मेरे दिल में इज्जत है। तो रखिए इज्जत, कौन आपको इज्जत करने से रोकता है? ओलेनिन ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसने जो बात कहनी शुरू की थी उसे ही वह पूरी करना चाहता था। वह उसके दिल की बात थी। मैं जानता हूं कि मैं एक अब्बाद हूं, प्रत्यक्षता वह लजा रहा था, लेकिन मेरा जीवन कुछ इस तरह ढल गया है कि मुझे न केवल अपने नियमों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती,
बल्कि आपकी भांति रहते हुए तो मैं यहाँ जी भी नहीं सकूं। इतना सुखी जीवन व्यतीत करने की तो बात ही दूर रही। और फिर मैं इनमें कुछ और ही खोजता हूँ, कुछ और ही देखता हूँ, वह नहीं जो आप देखते हैं। बेलेस्की के चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट था। तो भी आप आइए, शाम को मेरे यहाँ मरियंका भी होगी, मैं आपका परिचय करा दूंगा, अवश्य आइएगा। यही है ना कि मन ना लगा तो चले आना, आएंगे ना? आ तो जाता, लेकिन सच पूछिए तो मुझे डर है कि मैं कहीं मुंह पास में ना पड़ जाऊं। अरे रे रे, बेलेस्की चिल्लाया। आप बस आ जाइए, आगे मैं आपको संभाल लूंगा, आइएगा ना? सच आ तो जाता, पर सच में मेरी समझ में नहीं आता कि हम करेंगे क्या, हमारी भूमिका क्या होगी। देखिए, इसे मेरी प्रार्थना समझ लीजिए, आएंगे ना? अच्छा, चला आऊंगा, शायद ओलेनिन ने कहा। कमाल करते हैं आप भी, ऐसी लाजवाब औरतें हैं और कहीं भी तो नहीं है ऐसी बेजोड़ औरतें, मगर आप यहाँ सन्यासियों की तरह रह रहे हैं। क्या तुक है? क्यों अपना जीवन खराब करें? जो है उसका उपयोग क्यों ना करें? आपने सुना हमारी कंपनी को बोजी जिनका भेजा जा रहा है? लगता तो नहीं, मैंने सुना है कि 8वीं कंपनी वहां जाएगी, ओलेनिन ने कहा। नहीं, मुझे एडे कैम्प का पत्र मिला है। वह लिखता है कि प्रिंस स्वयं मुहिम में होंगे। मुझे खुशी है कि उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। यहाँ तो अब मन ऊबने लगा है। सुना है जल्दी ही ढाबे पर जाएंगे। यह तो नहीं सुना। हाँ, यह सुना है कि किनोविसिन को ढाबे के लिए सेंट अन्ना क्रॉस मिला है। वह लेफ्टिनेंट बनने की उम्मीद लगाए था। बेलेस्की ने हंसते हुए कहा। बड़ी बुरी हुई उसके साथ। वह हेडक्वार्टर में गया है। छुटपुटा होने लगा तो ओलेनिन दावत के बारे में सोचने लगा। इस नौते ने उसे उलझन में डाल दिया था। वह जाना चाहता था, लेकिन वहां क्या होगा यह सोचकर कुछ अजीब अटपटा और थोड़ा डर भी लग रहा था। वह जानता था कि वहां ना कज्जाक होंगे, ना औरतें। लड़कियों के अलावा वहां कोई नहीं होगा। यह क्या होगा? उसे कैसा बर्ताव करना होगा? क्या बोलना होगा? वे लोग क्या बातें करेंगे? उसके और इन जंगली कज्जाक लड़कियों के बीच क्या संबंध होंगे? बेलेस्की ऐसे अजीबोगरीब, निर्लज्जतापूर्ण और साथ ही एकदम कड़े संबंधों के बारे में बताता रहा था। उसे यह सोचना अजीब लग रहा था कि वह मरियंका के साथ एक ही कमरे में बैठा होगा और शायद उससे बातें भी करनी पड़ेंगी। वह जब उसकी राष्ट्रीय गरिमा में ठबन याद करता तो उसे यह असंभव लगता, जबकि बेलेस्की बताता रहा था कि सब कुछ बिल्कुल आसान है। क्या बेलेस्की मरियंका से भी ऐसे ही पेश आएगा? दिलचस्प बात है, वह सोच रहा था। नहीं ना, जाना ही अच्छा है। यह सब इतना ओछा, इतना घिनौना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में कुछ रखा नहीं है। लेकिन फिर उसे यह कौतूहल सताने लगा, क्या होगा वहां, कैसे होगा? और उसने एक तरह से वचन भी दे रखा था। कुछ भी फैसला किए बिना वह घर से निकला। बेलेस्की के घर तक गया और अंदर चला गया। बेलेस्की जिस मकान में रह रहा था वह ओलेनिन के मकान जैसा ही था। मकान लकड़ी के खम्भों पर जमीन से कोई 4 फुट ऊपर उठा हुआ था। उसमें 2 कमरे थे। सीधी सीढ़ियां चढ़कर ओलेनिन जिस कमरे में घुसा, उस पहले कमरे में बड़ी दीवार के पास गद्दे, रजाइयां, तकिए, कालीन बड़ी सफाई से और करीने से कज्जाकों के ढंग से सजा कर रखे हुए थे। यहीं अगल बगल की दीवारों पर तांबे के बर्तन और हथियार टंगे हुए थे। बेंच तले तरबूज और कद्दू रखे हुए थे। दूसरे कमरे में खासा बड़ा अलाव घर, मेज और बेंचें थीं। एक कोने में पुरातन पंक्तियों की
देव प्रतिमाएं लगी हुई थीं। अपने बिस्तर और बंदूकों के साथ बेलेस्की इसी कमरे में रह रहा था। दीवार पर उसका छोटा सा कालीन टंगा हुआ था और उस पर हथियार, मेज पर प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी और कुछ छवि चित्र भी। बेंच पर रेशमी गाउन पड़ा हुआ था, साफ सुथरा और सलोना। बेलेस्की केवल अंतरिये पहने पलंग पर लेटा हुआ था और लेस टॉरिस मॉस्क्यूटरीज पढ़ रहा था। वह उछलकर खड़ा हो गया। देखा कैसे मैं यहाँ जमा हुआ हूँ। बढ़िया है ना? बड़ा अच्छा किया आपने जो आ गए। वहाँ बड़े जोरों से काम चल रहा है। आपको मालूम है कज्जागों के समोसे कैसे बनते हैं? मैदा गूंथ के उसमें सुअर का गोश्त और अंगूर भरते हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। उधर देखिए वहाँ कैसी दौड़ धूप हो रही है। वाकई खिड़की से झांकने पर उन्होंने मकान मालिकों के हिस्से में असाधारण चहल पहल पाई। लड़कियां कभी कुछ तो कभी कुछ उठाए ड्योढ़ी में से आ जा रही थीं। कितनी देर है? बेलेस्की ने चिल्लाकर पूछा। थोड़ी सी। क्यों, भूख लगाई बाबा को? और मकान में से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। गदराए बदन और लाल गालों वाली सलोनी सी उस्तेन का आस्तीन ऊपर चढ़ाए बेलेस्की के कमरे में प्लेटें लेने आई। अरे छोड़ो, देखो प्लेटें टूट जाएंगी। बेलेस्की ने बचकर निकलते हुए वह चीखी। तुम मदद कराने आए हो ना? हंसते हुए उसने ओलेनिन से कहा। लड़कियों के लिए मिठाइयाँ लाना ना भूलना। मरियंका आ गई? बेलेस्की ने पूछा। और नहीं तो क्या, वही तो मैदा गूंथ के लाई है। जानते हैं, बेलेस्की ओलेनिन से कहने लगा, यदि इस उस्तेनका को ढंग से कपड़े पहना दें, साफ सुथरा कर दें, थोड़ा संवार दें तो हमारी सभी सुंदरियों से बढ़कर होगी। आपने वह कज्जा किस्ती देखी है जिसकी कर्नल से शादी हुई है? बेस्चेरवा नाम है। क्या शान है उसमें? कहाँ से आता है इनमें यह सब? मैंने बेस्चेरवा को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी इस वेशभूषा से अच्छी और कोई नहीं हो सकती। मैं तो आराम से हर तरह की जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता हूँ। बेलेस्की ने विनोद में आह भरकर कहा। जाकर देखता हूँ क्या कर रही हैं। वह गाउन पहनकर बाहर दौड़ गया। जाते जाते चिल्लाकर कह गया, आप मिठाई का बंदोबस्त कर लीजिए। ओलेनिन ने बेलेस्की की अर्दली को मिठाई और शहद लाने भेजा। अचानक उसे पैसे देना इतना घिनौना लगा मानो वह किसी को घूंस दे रहा हो कि उसने अर्दली के इस सवाल का कोई ठीक जवाब नहीं दिया। पिपरमेंट वाली कितनी खरीदूं और शहद वाली कितनी? अपने आप देख लेना। सारे पैसों की? बूढ़े सिपाही ने अर्थपूर्ण स्वर में पूछा। पिपरमेंट वाली ज्यादा महंगी है, 16 कोपेक की दे रहा था। सारों की ले आओ। सारों की, ओलेनिन ने कहा और जाकर खिड़की के पास बैठ गया। उसे स्वयं इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उसकी छाती में ऐसे दुख क्यों हो रही है, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा और बुरा काम करने जा रहा हो। बेलेस्की के लड़कियों के मकान में घुसने पर वहां मची चिल्लापों उसने सुनी और कुछ मिनट बाद देखा कि चीखों ठेकों और गुलगापड़े के साथ वह वहां से बाहर धकेला गया और दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरा। निकाल दिया, उसने कहा। कुछ मिनट बाद उस्तेनका आई और यह कहकर कि सब कुछ तैयार है, उसने अतिथियों को अपने घर में चलने को निमंत्रित किया। जब वे घर में घुसे तो वहां सचमुच सब कुछ तैयार था। उस्तेनका दीवार के साथ तकिए ठीक से लगा रही थी। मेज पर बहुत ही छोटा मेजपोश बिछा हुआ था और उस पर चिकीर की सुराही और सूखी मछली रखी हुई थी। मकान में गूथे मैदे और अंगूर की सुगंध फैल रही थी। सजीले बेसमेत पहने कोई 6 लड़कियां जिनके सिर पर सदा की भांति रुमाल नहीं बंधे हुए थे, अलाव घर के पीछे कोने में दुबकी हुई थीं, काना फूसी करती खिलखिला रही थीं। कृपा करिए हमारी अंगूरी चखिए, उस्तेनका ने अतिथियों को निमंत्रित किया। ओलेनिन ने लड़कियों के झुंड में
जिसमें बिना किसी अपवाद के सभी सुंदर थीं। मरियंका को देख लिया, यह सोचकर उसका मन दुखी हुआ और झुंझलाया कि वह ऐसी ऊंची और अटपटी परिस्थितियों में उसके निकट आ रहा है। वह अपने आप को भोंदू और अटपटा अनुभव कर रहा था और उसने निश्चय किया कि जो बेलेस्की करेगा वही वह करेगा। बेलेस्की कुछ समारोही से ढंग से लेकिन अकड़ते हुए और बेतकल्लुफी से मेज तक गया। वहां उसने उस्तेनका की सेहत का जाम पिया और दूसरों को भी ऐसा करने का निमंत्रण दिया। उस्तेनका ने कहा कि लड़कियां नहीं पीती, शहद मिलाकर तो पी सकती हैं। लड़कियों में से किसी की आवाज आई। अर्दली को बुलाया गया, जो अभी अभी शहद और मिठाई लेकर लौटा था। उसने न जाने ईर्ष्या से यह हिकारत से मालिकों पर तिरछी नजर डाली, जो उसके ख्याल में रंग रलियां मना रहे थे। शहद और मोटे कागज में लिपटी कताई जैसी मिठाई बड़े ध्यान से और ईमानदारी से सौंपकर वह दाम की वह बाकी बचे पैसों की बात समझाने लगा, लेकिन बेलेस्की ने उसे भगा दिया। गिलसियों में उड़ेली अंगूरी में शहद घोलकर और 3 पाउंड मिठाई मेज पर सजाकर बेलेस्की ने लड़कियों को खींचकर कोने में से बाहर निकाला, उन्हें मेज के पास बिठाया और मिठाई बांटने लगा। ओलेनिन ने अनचाहे ही यह देखा कि किस तरह मरियंका ने अपने धूप से संभलाए छोटे से हाथ से पेपरमेंट वाली मिठाई के 2 गोल टुकड़े और एक भूरा टुकड़ा पकड़ लिया था और यह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या करे। उस्तेनका और बेलेस्की तो बेतकल्लुफी दिखा रहे थे और सबको प्रमोदित करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन फिर भी बातचीत बुझी बुझी और अरुचिकार हील चल रही थी। ओलेनिन सकचा रहा था, सोच रहा था कि क्या कहे। यह अनुभव कर रहा था कि दूसरों में कौतूहल जगा रहा है और शायद उन्हें उपहासपद लग रहा था। दूसरों को अपने संकोच से जकड़ रहा है। वह शर्म से लाल हो रहा था और उसे लग रहा था कि मरियंका को खास तौर पर अटपटा लग रहा है। इन्हें शायद यह उम्मीद है कि हम इन्हें पैसे देंगे। वह सोच रहा था, कैसे हम पैसे देंगे और कैसे जल्दी से जल्दी दे दाकर जान छुड़ाई जाए।